तो कल की सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं, जो कि हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कल, और उसी को आज हम और आगे बढ़ाते हैं, समझते हैं। तो जो भी न्यू लर्नर्स हो, स्टूडेंट हो, उसके समझ नहीं आ रहा है कि भी क्या चल रहा है ये, तो मैं आपको फिर बता दूं एक बार कि एक ऐसा न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, तो उसी के थ्रू हम इंग्लिश सीखेंगे, वोकैब सीखेंगे, या जो भी हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन होती हैं कि भाई एफडी से रिलेटेड या कोई भी, तो वो इसके थ्रू से हम कवर करेंगे और सीखेंगे। तो जो भी नया हो तो शायद वो पहली वाली देखे वीडियो तो और अच्छी से उसको समझ में आएगी। तो हम पढ़ते हैं अब शुरू से। अब मैनी बैंक्स आर ऑफरिंग स्पेशल टेन्योर डिपॉजिट्स विद हायर रेट्स, सी रिटर्न्स बैरोमीटर, ये भी ब्रैकेट के अंदर है। तो ये मैनी बैंक्स है, इसका हमारा ये सब्जेक्ट है, मैनी इसका डिटर्मिनर है, आर है वो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ऑफरिंग हमारा कंटिन्यू है जो कि प्रेजेंट का कंटिन्यूस टेंस है। अब कहता है कि जो मैनी बैंक्स हैं, तो मैनी बैंक्स करते हैं कि जो आरबीआई हैं, आरबीआई के नीचे जो बैंक्स हैं, कॉमर्शियल बैंक वो भी, या जो अदर बैंक है, प्राइवेट बैंक है वो भी। तो शायद पिछली वीडियो देखोगे तो उसकी कहानी आपको अच्छे से समझ में आएगी। अब कहता है जो अनेक बैंक हैं तो वो ऑफर करते हैं, क्या ऑफर करते हैं, स्पेशल टेन्योर डिपॉजिट। तो टेन्योर करता है जो अवधि की, एक स्पेशल, जैसे हम दिवाली पे बोलते हैं कि भाई ये दिवाली धमाका, मतलब नॉर्मल है, नॉर्मल का जो रेट है वो अलग रहेगा, और दिवाली पे धमाका है तो उसका अर्थ मतलब कुछ छूट। तो ऐसे कहते हैं कि भी जो हम नॉर्मल एफडी कराते हैं तो उनका जो डिपॉजिट है, उनका जो हायर रेट है वो अलग होता है, और जो ऑफर करते हैं तो उनका जो जो टेन्योर डिपॉजिट है तो वो अलग है। तो टेन्योर का अर्थ है अवधि, अवधि का मैं आपको अब डिटेल से समझाता हूँ। तो जैसे ये 660 दिन है, 666 डेज, ये 400 डेज, तो ये हमारी जैसे डेज हैं तो ये अलग अलग हमारी अवधि हैं कि भैया इतने दिन के अगर हम एफडी कराते हैं तो इसका इतना रेट, इतने दिन की कराते हैं तो इसका इतना परसेंट का जो रेट है वो लगेगा। तो ये हमारी क्या भाई अलग अलग अवधि। तो ये एक स्पेशल एफडी का ऑफर है, जिसे इसमें लिख रहा है कि मेक द मोस्ट ऑफ स्पेशल एफडी। तो स्पेशल एफडी की जो ऑफर है वो है। तो अब कहते हैं विद हायर रेट्स, हायर रेट्स है जो कि एफडी का अलग अलग जो रेट है। तो जैसे हमारी एक एफडी करा ली हमने 2001 में, फिर 2 में, 3 में, 4 में। तो 2004 में कराई तो वो एफडी का रेट अलग है, 2003 में अलग है, और 2 में अलग है। अब तो कहते हैं कि जो अनेक बैंक है वो अलग अलग बैंक हैं, तो वो ऑफर करते हैं कि स्पेशल टेन्योर डिपॉजिट, कि भी एक स्पेशल टाइम के लिए आप इतना रुपया इतना टाइम के लिए आप डिपॉजिट करो या उसकी एफडी करवाओ, किसके साथ, विद हायर रेट्स, क्योंकि उसका रेट से भी हाई रहेगा बाकी जो नॉर्मल रेट उससे ज़्यादा। ब्रैकेट में क्या लिखा है कि अगले हमारा जो लिसनर है उसको आसानी से समझ में आ जाए जो बात है, तो उसके लिए उन्होंने यहाँ लिखा है सी रिटर्न्स बैरोमीटर, कि ये बात आपको अगर विश्वास नहीं हो रहा या समझ में नहीं आ रहा तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप बैरोमीटर देख सकते हैं। तो बैरोमीटर हम किसको बोलते हैं, बैरोमीटर हम इस पूरे डाटा को बोलते हैं। जैसे हमने भी इतने में, ये हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक है उसका डाटा है, उसमें आप अप्लाई करोगे या इसको सिलेक्ट करोगे तो आपको ये फैसिलिटी, प्राइवेट का अलग है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसका अलग है, इतने इतने टाइम के लिए इतने इतने जो परसेंट है, तो इसको हम बोलते हैं बैरोमीटर। कहता है वो यहाँ लिख रखा है बैरोमीटर, यानी कि रिटर्न्स बैरोमीटर। तो ये हमारा एक टेबल है कि इसके थ्रू से हम हिसाब किताब लगा सकते हैं या अपना सिलेक्ट कर सकते हैं जो हमें अच्छा लगा। तो यहाँ होता है however as these schemes do not allow premature withdrawal facility। अब ये बात तो इन्होंने कह दी। अब होता है लेकिन फिर भी एज दिस स्कीम, ये जो सभी स्कीम है जो स्पेशल ऑफर किए जाते हैं, डू नॉट अलाउ, उसमें अलाउ नहीं होता है, क्या अलाउ नहीं होता है, प्री मैच्योर विड्रॉल फैसिलिटी। तो प्री मैच्योर ये हमारे विड्रॉल फैसिलिटी क्या है, मतलब प्री मैच्योर करते हैं प्री, वो पिछले टाइम से पहले,
विड्रॉल, विड्रॉल करते हैं धन निकालना। तो फैसिलिटी एक्स भी जो कह रहे हैं कि जब हमने मान लो ये एफडी हैं, ये 400 दिन के हैं, 400 डेज के हैं, तो ये हमने एफडी करवा दी इतने दिन की, कितने टाइम के लिए, इतना टाइम होगा, और उसका जो ब्याज रेट का होगा वो 7.10 होगा हमारा। उससे पहले अगर हमने वो तुड़वाई तो कहते हैं कि स्पेशल ऑफर में है, उसमें ये चीज़ आपको अलाउ नहीं होगी। और अगर आप नॉर्मल करवाते हैं तो ये आपको फैसिलिटी मिलती है कि आप टाइम से पहले भी आप तुड़वा सकते हो। तो इसलिए कहते हैं, लेकिन फिर भी ये जो स्कीम है, स्कीम का अर्थ है यहाँ जो स्पेशल जो ऑफर है वो स्कीम है वो अलाउ नहीं करती है। क्या अलाउ नहीं करते हैं कि प्री मैच्योर विड्रॉल फैसिलिटी, ये एक फैसिलिटी है। फैसिलिटी का मतलब कि टाइम से पहले आप उसको ब्रेक करवाना, टाइम से पहले उसको तोड़ना। तो अगर तो उसमें ये जो फैसिलिटी है वो आपको अलाउ नहीं की जाएगी। अगर डिपोजिटर्स मस्ट लुक, इसलिए कहा है कि जो डिपोजिटर्स करते हैं, जो बैंक में धन जमा करते हैं, तो डिपोजिट हमारी वर्ब भी होती है और डिपोजिटर्स हमारा नाउन बन जाता है वर्ब से। तो डिपोजिट जमा करना, धन जमा करना, और डिपोजिटर्स वन पर्सन डिपोजिट्स मनी। अब जो धन जमा करता है तो उसको हम डिपोजिटर बोलते हैं। मस्ट हमारा मॉडल है, ये हमारी मेन वर्ब है। अब कहते हैं कि जो डिपोजिटर्स हैं जो धन जमा करते हैं तो उनको मस्ट लुक, मस्ट करते हैं नेसेसरी है यो, कि भाई ये चीज का आप करो तो उससे पहले आप, ये रिक्वायरमेंट है, ये चीज आपके लिए जरूरी है। तो डिपोजिटर है तो उनको लुक करना चाहिए, उनको ध्यान देना चाहिए किस बात पर, एट देयर लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स, कि उनकी जो लिक्विडिटी की जो रिक्वायरमेंट है उसको उस पर ध्यान देना चाहिए। कब देना चाहिए, वहन है वो हमारी जो प्रीपोजिशन है, ये हमारी टाइम की प्रीपोजिशन है। तो इसलिए हमारा टाइम है कि बिफोर इन्वेस्टिंग इन द स्पेशल एफडी स्कीम, कि जब आप स्पेशल एफडी है आपको ऑफर्स कर रहे हैं बैंक, तो जब आप उसमें ऐसी स्कीम को अप्लाई करो, इन्वेस्ट करो, रुपए लगाओ, तो इसलिए कह रहे हैं कि उससे पहले आपको उनकी जो लिक्विडिटी की जो रिक्वायरमेंट है क्या क्या है, तो ये सभी आपको सारी चीजें आपको जरूर देखनी चाहिए। तो रिक्वायरमेंट का अर्थ है आवश्यकता, और लिक्विडिटी का अर्थ है कि भाई ऐसी संपत्ति जो हम इजी से ट्रांसफर कर सके, कन्वर्ट कर सके कैश में। जैसे हमारे जमीन जायदाद है, नॉर्मल है, या सोना चांदी है, तो उसको हम मार्केट में बेचें तो वो हमारा पैसों में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ऐसे लिक्विडिटी। बाकी ज्यादा नॉलेज के लिए तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, देख सकते हैं। हमारा मतलब इसमें इसके थ्रू बस आपकी वोकैब कुछ, और आपके जो इंग्लिश कैसे सीखते हैं, पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर सीखना, जो समझना है, उसी को हम कवर करते हैं। तो ये जो भी पार्ट हैं हाईलाइट के पार्ट, या जो भी इम्पोर्टेंट वोकैब है, तो ये सभी की पीडीएफ आपको लास्ट में मिलेगी। अब हम और आगे बढ़ते हैं। अब कहता है रेपो रेट इज नॉट द सोल फैक्टर। सोल का अर्थ हमारा ओनली, यानी कि एकमात्र ही रास्ता। तो ओनली फैक्ट यानी सोल फैक्टर मतलब ओनली वन फैक्टर। तो अगर वो वन फैक्टर क्या, इन्फ्लुएंसिंग, इन्फ्लुएंस है जो इफेक्ट, एक प्रभाव, दे चेंज इन एफडी रेट्स। तो रेपो रेट्स हमारे क्या है, तो आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं मैं आपको, रेपो रेट्स हमारी हैं एक ऐसी दर है जिससे जो आरबीआई है उससे नीचे जो छोटे बैंक है, कॉमर्शियल बैंक है, उसको वो उधार धन देता है। यार मतलब इंग्लिश में भी समझाऊं तो रेपो रेट इज a rate which lends which RBI bank lends to commercial bank। तो अब कहते हैं कि जो रेपो रेट्स हैं इज नॉट द सोल फैक्टर, क्योंकि जो रेपो रेट है वही केवल एक ऐसा एकमात्र कारक नहीं है जिसके थ्रू से हम अपने एफडी जो रेट है उसको हम इफेक्ट करवा सकते हैं। क्या कहते हैं, इन्फ्लुएंस जो इफेक्ट, ये इन्फ्लुएंस हमारी वर्ब होती है, और आईएनजी जब हम जो जोड़ते हैं तो ये हमारी नाउन बन जाते हैं, ये हम हमारी एडजेक्टिव बन जाते हैं। तो यहाँ जो हमारी है ये एडजेक्टिव है जो पार्टिसिपल हैं, और किसके लिए जो है, ये हमारे इस फैक्टर जो नाउन है इसके लिए जो है। तो फैक्टर नाउन किससे पता चलता है, हमारा जो आर्टिकल है उससे पता चलता है हमारा। ये सोल क्या है, ये हमारा
एडजेक्टिव है। तो अब कहते हैं कि जो रेपो रेट है वही केवल ओनली एक कारक नहीं है, एक फैक्टर नहीं है इन्फ्लुएंसिंग द चेंज इन द एफडी रेट, की जो हमारे जो एफडी का जो रेट है वो अलग अलग रेट आ रहे हैं, उसमें अलग अलग चेंजमेंट आ रहा है, तो उसका जो इफेक्ट पड़ता है वो प्रभाव पड़ता है। अब वो कहते हैं कि वो रेपो रेट जो दर है उससे ही नहीं पड़ते हैं, उसके अलावा और है और से भी पड़ते हैं, तो वो क्या है वो बाद में बताएंगे, देर देर पढ़ेंगे उससे पता चलेगा। अब ये बात सारी बात कौन कहते हैं, ये बात कहते हैं नवीन कुकरेजा। तो नवीन कुकरेजा कौन है, जो कि इंफॉर्मेशन से लिए हमारे पास जरूरी, तो वो इसी के लिए हम कोई वर्ड या फ्रेज है तो वो लिख देते हैं तो उसी से रिलेटेड। तब कहते हैं वो नवीन जो कुकरेजा है वो सीईओ है, किसके सीईओ है एंड और क्या है सीईओ और को फाउंडर भी है। तो सीईओ और को फाउंडर वो दोनों है, पर किसके हैं, वो कहते हैं पैसा बाजार .com, जो हमारा पैसा बाजार .com है तो उसके सीईओ है और उसके को फाउंडर वो कौन है, हमारा नवीन कुकरेजा। तो वो ये सारी बात है, वो ये सारी बात कहते हैं। आगे क्या कहता है वो कहता है सेज एफडी रेट्स, जो एफडी की जो रेट्स हैं आर ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द गैप between the credit growth rates and deposit growth rates and overall liquidity in the system। अब कहते हैं कि जो हमारे जो एफडी के रेट हैं तो वो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, वो मतलब उन पर इफेक्ट पड़ता है। तो ये हमारा लिंकिंग वर्ब है और ये हमारा एडजेक्टिव है जो इसका कॉम्प्लीमेंट बना है, एफडी है रेट से उसका कॉम्प्लीमेंट है हमारा। तो अगर है जो एफडी की जो रेट है तो उस पर इफेक्ट होता है, किसका इफेक्ट होता है, बाय द गैप बिटवीन, कि जब गैप हो स्पेस हो तो किसके बीच स्पेस हो, वो कहते हैं क्रेडिट ग्रोथ रेट्स और डिपॉजिट ग्रोथ रेट्स है, तो इन दोनों के अगर बीच में गैप हो तब जाकर हमारे जो एफडी रेट है तो उस पर प्रभाव पड़ते हैं। तो ये जो क्रेडिट ग्रोथ रेट्स हैं वो डिपॉजिट क्रेडिट रेट्स हैं तो उसको भी हम थोड़ा समझते हैं कि ये मार्क है। तो क्रेडिट का जो वो धन जमा करना, या क्रेडिट ग्रोथ रेट बोलते हैं हम कि अरे क्रेडिट का अर्थ है उधार लेना, लैंड बोरो। अब कहते हैं कि जो क्रेडिट जो ग्रोथ रेट है वो हम मतलब बैंक है, बैंक किसी को भी उधार धन देता है और उस पे जो ब्याज लेते हैं या फिर उसका पूरा सिस्टम बताते हैं कि भी इसकी पूरी जो जो भी पर्सन है जो भी जो उधार जो ले रहे हैं तो उसकी जो रेट अच्छे से निकाले तो वो हमारे जो उधार लेने वाले हैं तो उसको हम बोलते हैं क्रेडिट ग्रोथ रेट। और जो हमारा डिपॉजिट ग्रोथ रेट जो यानी बैंक में धन जमा करते हैं उनका जो रुपए हैं वो बैंक रख लेते हैं, स्टॉक करते हैं और फिर जरूरत पड़ने पर किसको दे देते हैं, जो धन उधार लेते हैं, जो लोन पर लेते हैं तो उनको दे देते हैं। तो जो लोन पर लेते हैं तो उनको हम बोलते हैं क्रेडिट ग्रोथ रेट, और जो जम नॉर्मल ज़्यादातर जमा कराते हैं तो उसको हम बोलते हैं डिपॉजिट ग्रोथ रेट। तब कहता है कि जो जमा कराने वाले हैं और जो उधार लेने वाले हैं तो उनके बीच की जो रेट है, उनके जो बीच की जो दर है उसमें अगर कुछ गैप हो तब जाकर यह जो एफडी के रेट है वो उस पर इफेक्ट पड़ता है। तो आगे हम देर देर समझें इसके पूरे कवर को कि ये क्या चक्कर है। अब कहते हैं एंड ओवर ऑल लिक्विडिटी इन द सिस्टम, कि भी ये पूरा लिक्विडिटी का सिस्टम है तो इसके बीच में गैप हो। और एज लॉन्ग एज द क्रेडिट growth rates outperform the growth rates of bank deposit। अगर है जब तक जो क्रेडिट ग्रोथ रेट्स हैं कि जो हमारे जो उधार जो लेते हैं धन लोन लेते हैं तो उसका जो आउट परफॉर्म वो आउट परफॉर्म अच्छा होना चाहिए, फ्रॉम किससे होना चाहिए, फ्रॉम द ग्रोथ रेट्स ऑफ बैंक डिपॉजिट, की जो बैंक है बैंक में जमा धन है उसकी जो रेट है तो उसके रेट से ज्यादा जिन्होंने उधार धन लिया है लोन लिया है तो उसका जो परफॉर्मेंस है वो ज्यादा होगा, तभी जाकर इस पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। मतलब सीधे शब्दों में अगर मान लीजिए जैसे बैंक है तो बैंक के पास हमारे 10% है, उसने
100 रुपये जमा करा रहे कि टोटल अलग अलग मिलाकर, और जो हमारे जो लोन लेने वाले हैं उसने ज्यादा ले रखे हैं, या फिर उनसे जो ब्याज आ रहे हैं वो ज्यादा आ रहे हैं, तो उसकी इसका परफॉर्मेंस अच्छा हुआ, इसका परफॉर्मेंस अच्छा हुआ। तो जब इसका अच्छा होगा तो जब ही तो इन इन जो पर्सन है जो जमा कर रहे हैं तो इनको अच्छा मिलेगा रेट एफडी के। तो अब हम धीरे धीरे इसको समझते हैं कि सारा फंड है वो कैसे भी काम करते हैं, और साथ साथ हम इंग्लिश है वो भी सीखते हैं कि भी अखबार कैसे पढ़ते हैं, साथ साथ हमारी वोकैब है वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी। द बैंक वुड कंटिन्यू टू इंक्रीज देयर एफडी इंटरेस्ट रेट टू अट्रैक्ट मोर फिक्स्ड डिपॉजिट टू मीट द इंक्रीजिंग क्रेडिट डिमांड। अब कहता है जो बैंक है बैंक को वुड कंटिन्यू रखना चाहिए, किस चीज को कंटिन्यू रखना चाहिए, टू इंक्रीज देयर एफडी इंटरेस्ट रेट, की जो एफडी की जो इंटरेस्ट रेट है अलग अलग ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो वो इंक्रीज है, वो इंक्रीज होते रहे, एफडी की जो इंटरेस्ट रेट है, एफडी की जो ब्याज की जो रेट है वो बढ़ते रहे। तो ऐसी जो चीज है वो बैंक है बैंक को करना चाहिए। पर क्यों करना चाहिए, टू अट्रैक्ट मोर फिक्स डिपॉजिट, की जो एफडी कराते हैं जो फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए उनको ऐसा कंटिन्यू करता रहना चाहिए कि भी एफडी है एफडी के रेट बढ़ाते रहना चाहिए। मतलब जब एफडी है एफडी का रेट बढ़ाएंगे जब भी तो ज्यादा पर्सन है तो वो ज्यादा डिपॉजिट कराएंगे। कब कराएंगे, जब उनका अच्छा रेट है, अच्छा ब्याज मिलेगा। जैसे आज 7% है, अगले साल 8 हो जाए, फिर उसके बाद 2 महीने 5 महीने बाद 10 हो जाए, तो ऐसे कहते हैं कि जो जो रेट है वो इंक्रीज होता रहेगा। तो तभी तो जाकर ज्यादा जो डिपॉजिटर्स है वो अट्रैक्ट होंगे, जब भी जाकर वो जमा कराएंगे, जब जमा कराएंगे तो जब भी जाकर वो ज्यादा लोन दे पाएंगे। अब है टू मीट द इंक्रीजिंग क्रेडिट डिमांड, तो जब भी कहते हैं कि जो क्रेडिट डिमांड है जो लोन लेने वाले की जो डिमांड है तो वो भी इंक्रीज है, वो भी इंक्रीज होती हुई मिलती हुई दिखाई देगी, या इससे जो लोन लेने वाले जो डिमांड है तो वो डिमांड भी बढ़ेगी। कब, जब हम डिपॉजिटर्स को या एफडी जो जमा कराते हैं एफडी को उसको अगर हम ज्यादा रेट देंगे, ज्यादा ब्याज है उस पर अच्छा देंगे, तब कहते हैं उनकी जो लोन लेने वाले हैं उसकी भी डिमांड बढ़ेगी। इसलिए कहते हैं कि जो एफडी जो जमा कराते हैं उसको रेट है वो हमें बैंकों को कंटिन्यू रखना चाहिए। अब आगे क्या कहते हैं उसको पढ़ते हैं। अगर while the pause in policy rate hikes may temporarily halt the interest rate hikes in loan, पॉज करना मतलब होल्ड करना, फिक्स करना है उस चीज के लिए, कुछ टाइम के लिए रोकना। और होल्ड होल्ड का भी अर्थ हमारा ये रहता है कि कुछ टाइम के लिए ब्रेक। अगर पोज, अगर while the pause in पॉलिसी जो हमारा नियम नीति, कि जैसे यूट्यूब के अलग नियम कानून है, बैंक के अलग है, तो इसलिए कहते हैं कि वाइल डिपोज की जो होल्ड कर रखा है, जो कुछ समय के लिए डाट रखा है या फिक्स कर रखे हैं जो भी एफडी, तो इन पॉलिसी रेट्स हाइक्स भी उनके जो रेट हैं तो वो इंक्रीज हो, वो कैसे हो, मे टेम्परेरली होल्ड की भी उन कुछ टाइम के लिए, टेम्परेरी का मतलब कुछ टाइम के लिए होल्ड दी इंटरेस्ट रेट हाइस इन लोन्स, जो लोन ले रखे हैं तो यानी कि जो लोन रखे हैं तो लोन में जो इंटरेस्ट रेट है और इंटरेस्ट रेट की जो इंक्रीज है वृद्धि है, तो उनको कुछ टाइम है, कुछ टाइम के लिए उनको होल्ड करना चाहिए, ब्रेक लेना चाहिए उनको। और है दिस सेम कैन नॉट बी सेड अबाउट द एफडी, कैसा एफडी है तो यानी सेम सेम करते हैं, ये जो बात है वही बात ये, इसलिए कहते हैं सेम कैन नॉट बी सेड अबाउट दी। अब कह रहे ये जो सारी बात है ये एफडी है, एफडी के बारे में तो हम ये चीजें नहीं कह सकते। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा बस ये छोटा सा बचा, फिर हम अपने को क्लियर करेंगे और सभी वो। अब कहते हैं एग्जिस्टिंग एफडी डिपॉजिटर्स, तो ये जो है ये हमारा जो नाउन है, तो ये हमारा इसका सब्जेक्ट, इसका सेंटेंस का मेन पार्ट है।
मेन सब्जेक्ट है। अगर है तो एग्जिस्टिंग एफडी डिपॉजिटर्स शुड कंटिन्यू विद देयर एफडी टिल देयर मैच्योरिटी इरिस्पेक्टिव ऑफ द चेंज इन द रेपो रेट। अब कहते हैं कि जो एफडी डिपॉजिटर्स हैं, जो एफडी जमा कराते हैं, एग्जिस्टिंग करते हैं, प्रेजेंट में जो एग्जिस्ट करते हैं मतलब एक्टिव है, तो कहते हैं कि वो अब जो डिपॉजिट है तो उसको शुड कंटिन्यू, उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? विद देयर एफडी, क्योंकि उनकी जो एफडी है तो वो मतलब कंटिन्यू चलती रहे, उसको ब्रेक नहीं करे या उसको मतलब बार बार में उसको तोड़ाए नहीं। पर एक कब तक तोड़ाए? ये जो टिल है ये हमारे प्रीपोजिशन भी होते हैं, कंजक्शन भी होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, इनकी लिस्ट आपको डिटेल से मिल जाएगी। अब कहते हैं कि जो डिपॉजिटर्स हैं, जो एफडी कराते हैं, तो उनको अपनी जो एफडी है तो वो कंटिन्यू रखनी चाहिए, पर कब तक? टिल देयर मैच्योरिटी इरिस्पेक्टिव ऑफ द चेंज इन द रेपो रेट। कहते हैं कि जो रेपो रेट है उसमें इरिस्पेक्टिव करता है बदलाव या रिगार्डलेस, कि भी उस पर कोई भी प्रभाव न पड़ना। ये कह रहे थे कि जो रेपो रेट है उसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है या उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है, तब तक कहते हैं कि जो डिपॉजिटर है उसको अपनी जो एफडी है वो कंटिन्यू रखनी चाहिए। मतलब जैसे आज हमारी जो एफडी है उसका रेट है मान लो 7%, कुछ दिन मान लो 0.25 और बढ़ जाए 25, फिर 7.30, 40-60 ऐसे। अब कहता है ये हमारे ये नॉर्मल है, तो ऐसे अगर बढ़ते रहें, ज़्यादा इसमें चेंजमेंट नहीं हो रहा है, तब कहते हैं कि उन डिपॉजिटर्स को तो अपनी एफडी है वो क्लोज नहीं करानी चाहिए, जैसे जो चल रही है वैसे चलते रहने चाहिए। पर कहते हैं कि भी अगर चेंजमेंट हो तब जाकर उनको क्लोज करनी चाहिए, या जो अच्छा ऑप्शन है उनके लिए वो सिलेक्ट करना चाहिए। जैसे आज है मान लें हमारा एफडी का परसेंट रेट 7% और एक साल बाद हमारी जैसे मान लो 11% हो जाए, तो ये ज़्यादा गैप है, तो इसलिए कह रहे हैं तब उनको क्लोज कराने चाहिए। तो ये बात सारी हम आगे पढ़ते हैं और कवर करेंगे इसी में बस। अब कहते हैं दे शुड नॉट, दे शुड ऑप्ट करता है चुनना, चूज सिलेक्ट करना, तो कह रहा है दे उन डिपोजिट, दे का मतलब डिपोजिटर, तो यानी जो एफडी करा रखी वो। अगर है तो उनको शुड ऑप्ट, उनको सिलेक्ट करना चाहिए, चूज करना चाहिए। क्या? फॉर प्री मेच्योर एफडी, प्री मेच्योर करता है प्री वॉइस, पिछली टाइम से पहले वाले, तो अगर है तो उनको जो उनकी जो एफडी है प्री मेच्योर एफडी है, तो जो पिछली वाली एफडी है तो उनको सिलेक्ट करना चाहिए क्लोजर, क्योंकि वो क्लोज है, उसको पहली वाली है उसको क्लोज कर दे, और फिर जो नेक्स्ट या जो परसेंट में जो जिसका अच्छा रेट है तो उसको सिलेक्ट करना चाहिए। अगर ओनली इफ दे फाइंड, अगर ओनली केवल अगर उन्हें फाइंड करना चाहिए सिग्निफिकेंट गैप बिटवीन द न्यू एफडी रेट्स एंड इफेक्टिव रेट्स ऑन देयर एग्जिस्टिंग एफडी। अब कहते हैं कि जो एग्जिस्टिंग एफडी है उनकी, एग्जिस्टिंग का एफडी जो मतलब प्रेजेंट में चल रही हैं, जो एक्टिव है वो, तो एग्जिस्टिंग एफडी इसकी इफेक्टिव रेट, इफेक्टिव रेट है मतलब जो प्रेजेंट में जो एफडी चल रही हैं जो इफेक्टिव हैं, और उसकी जो इफेक्टिव रेट है वो इफेक्टिव रेट, और कहते हैं न्यू एफडी रेट, और जो नई एफडी है और नई एफडी के रेट बिटवीन ए सिग्निफिकेंट गैप, अगर उन दोनों जो एफडी हैं उनके बीच में अगर गैप हो, फाइंड करना हो, अगर भी इनके बीच में ऐसा गैप है वो अगर वो फाइंड का आउट करते हैं, तो तब कहते हैं कि उनको जो पुरानी वाली जो एफडी है वो उनको क्लोज करनी चाहिए, और जो नई वाली है तो उसके हिसाब से मतलब उनको सिलेक्ट करना चाहिए। नई का तो यहाँ मतलब इन्होंने नहीं लिखा है, पर नई का अर्थ हम समझ सकते हैं कि जब नई का अच्छा रेट है तो नई को सिलेक्ट करेंगे, पुराने को क्यों करेंगे। फिर मैं समझा दो, आपको थोड़ा समझ में नहीं आया, मैं उल्टा बोल गया, उल्टा यहाँ से पीछे से चल गया, इसलिए बोले जो एफडी क्लोजर कहाँ गया था, ओनली इफ दे, अगर ओनली इफ की भी केवल उनको फाइंड करना चाहिए। क्या फाइंड करना चाहिए? एक सिग्निफिकेंट गैप, क्योंकि उनके एक सिग्निफिकेंट गैप वो फाइंड करते हैं, उनके गैप दिखाई देते हैं किसके बीच, बिटवीन
बिटवीन न्यू एफडी, नई एफडी का रेट है वो और इफेक्टिव जो रेट है, जो जो पुरानी वाली जो एफडी है उसका रेट है, उन दोनों के बीच में अगर वो गैप पाते हैं तब जाकर उनको पहले वाली बंद करानी चाहिए और पुरानी वाली है तो उसको सिलेक्ट करना चाहिए। फिर भी मैं आपको एक बार और समझा दूं अच्छे से। जैसे हमारी पुरानी वाली जो एफडी चल रही है तो उसका प्रेजेंट का रेट है मान लो 7%, और अब कुछ साल बाद ही हमारा, जैसे 2 साल बाद ही एक प्रेजेंट का रेट आ जाए हमारा 20। बहुत ज़्यादा बता दिया मैंने वैसे तो। अब कहता है तो ये जो गैप है ये हमारा बहुत ज़्यादा गैप है, इसलिए कहते हैं कि भी अगर उसमें आप अगर ज़्यादा गैप अगर फाइंड आउट करते हैं कि भी देखते हैं कि इसका तो गैप ये तो बहुत नॉर्मल और ये बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए कहते हैं इनको तो आपको क्लोज करानी चाहिए और फिर इसको जो इसका जो प्रेजेंट का रेट है उसके हिसाब से प्रेजेंट का रेट आपको सिलेक्ट करके और फिर आपको चालू करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस पर जो रेट मिलेगा, जो आपको ब्याज मिलेगा वो आपको ज़्यादा मिलेगा। और कहते हैं सीधा सा मतलब है कि जो जैसे हमारा 7 है या 7.20%, 7.30%, तो ऐसा कहते हैं कि जो नॉर्मल गैप है और नॉर्मल है तब ऐसा चल रहा है तब तो हमें कंटिन्यू रखना चाहिए। ये हमारे पास इतनी वीडियो थी। अब आफ्टर अकाउंटिंग, अकाउंट करना मतलब कैलकुलेट करना, काउंटिंग करना। आफ्टर अकाउंटिंग फॉर द प्रीमेच्योर विड्रॉल पेनल्टी, है जो प्रीमेच्योर है जो टाइम से पहले पिछले प्रीवॉइस, प्रीवॉइस विड्रॉल क्यों कहता है कि जो पिछली वाली जो आपकी जो एफडी है तो उसको आप विड्रॉल करें, उसको ब्रेक करवाएं, तोड़वाएं, तो उस पर जो पेनल्टी लगेगी, उस पर जो जुर्माना लगेगा कि भी आपने टाइम से पहले लगवा दी एफडी है वो आपने तोड़वा दी, तो सीधा सा मतलब इसका बैंक वो चार्ज करेगा। तो इसलिए कह रहा तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखते हुए, इन सभी बातों को यानी कि इस चीज़ को आपको कैलकुलेट करके इस चीज़ का आप हिसाब लगाकर उसके बाद आपको ये नई वाली एफडी है उसके जो रेट है उसको आप सिलेक्ट करना चाहिए। तो बस आज की वीडियो हमारी यही कंप्लीट, बहुत छोटे से टाइम में मैंने क्लियर कर दिया। तो फिर बता दो आपको, तो ये हमारे बैरोमीटर की लिस्ट है कि ऐसे ऐसे हम देखते हैं, तो चाहे तो आप इसमें देख के समझ सकते हैं। तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट हमारे वर्ड आए थे तो सभी की पीडीएफ हमने इसे सुंदर से बना दिए हैं। और तो ये हमारे हिंदी का, तो न्यू शायद नहीं जानता तो फिर हम समझा देते हैं कि ये हमारे जो ये अभी आर्टिकल पढ़ा था उसकी इम्पोर्टेंट वर्ड थे शोल। तो शोल का अर्थ मतलब एकमात्र, तो एकमात्र को हम क्या कहते हैं? सिंगल कहते हैं, लोन कहते हैं, ओनली कहते हैं। ये सारे इसी के सिनोनिम है। एक दो वर्ड और है जो आपको समझ में नहीं आएंगे शायद, ये नए हैं। तो अभी कहता है जो जैसे एज आया था तो एज का पार्ट ऑफ स्पीच का क्या है, तो हमें नहीं पता है कि एज हमारा छोटा सा वर्ड है, ये हमारा क्या है। टिल ये हमारा छोटा सा वर्ड है, ये हमारा क्या है। तो इसमें पार्ट ऑफ स्पीच हमने लिख दिया है, तो ये हमारा कंजक्शन भी होता है एज, ये हमारे प्रीपोजिशन भी होती है। प्रीपोजिशन होगी तो इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है हमेशा, कोई नाउन या प्रोनाउन। अगर कंजक्शन होगा तो उसके बाद हमारे कोई क्लोज आएगी जिसमें एक सब्जेक्ट होगा और इसमें एक प्रेडिकेट होगा, और ये एज हमारा एडवर्ब भी होता है। टिल को समझते हैं इसके पार्ट ऑफ स्पीच। तो टिल हमारा नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है, प्रीपोजिशन भी, कंजक्शन और एडजेक्टिव। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है नोट्स बनाने में। और बाकी तो सारे सेम है। अकाउंटिंग प्रीमेच्योर, प्रीमेच्योर का अर्थ मैंने बताया समय से पूर्व, प्रीवियस, अर्ली, ये सारे इसके सिनोनिम है। तो वीडियो को हम यही कंप्लीट करते हैं। बाय, थैंक्स।